नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, नासा के द्वारा ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि को किसने जारी किया है? जो बाइडन ने, पुतिन ने, शी जिनपिंग ने, नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बाइडन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये कैसी छवि जारी किया है? तो पहली बार रंगीन छवि जारी किया गया है। इसकी अगर बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप की, तो यह अब तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। जी हाँ, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इसका नाम आपको याद रखना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये किस लिए? क्योंकि यह रंगीन छवि, पहली बार रंगीन छवि क्या हुआ है, जारी किया गया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, दिल्ली ने, आंध्र प्रदेश ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला से। आपको याद रखना है, हम लिख के आज नहीं लाए हैं, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला से। पायलट आधार पे यह प्रोजेक्ट जो है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। ये जो लागू किया जाएगा दोस्तों, ये 15 अगस्त 2022 से इसको लागू किया जाएगा। अगर हम इसकी बात किया जाए तो यह जो है, इसमें होगा क्या बेसिकली, ये प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद इसमें जो एएनएम होती हैं या मिड लेवल हेल्थ वर्कर होती हैं, वह घर घर जाकर के लोगों की पहचान करेंगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी ग्राम सचिवालय में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ से एक डॉक्टर उपलब्ध कराएगा, जो इनकी क्या होगा, प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद की हेल्थ चेकअप करेंगे। पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है। बेसिकली शुरू कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला में। आपको ये याद रखना है। तो कहाँ फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, कहाँ पे? पायलट आधार पे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला में शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 24 जुलाई को, 25 जुलाई को या 26 जुलाई को? शायद सबको पता ही होगा। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी। 23 जुलाई की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है कल ही, कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई की बात करें तो ये किस दिन, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है आयकर दिवस। क्यों? क्योंकि 1860 में, 24 जुलाई 1860 को क्या किया गया था? अंग्रेजों द्वारा पहली बार आयकर लाया गया था। किस लिए लाया गया था? कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी हानि हुई थी उसकी भरपाई के लिए लाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कारगिल विजय दिवस की बात करें तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। कारगिल विजय दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में। ये इसकी कौन सी वीं वर्षगांठ होगी? आप सीधे सीधे देख लीजिए कौन सी वीं वर्षगांठ होगी। तो ये होगी आपकी 23वीं वर्षगांठ होगी इसकी। इम्पोर्टेंट है। विजय, इसको अन्य नाम विजय से 1999 में हुआ था। इसकी 23वीं वर्षगांठ 2022 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनार्क तितली, जी हाँ नाम याद रखिएगा, कौन सी तितली? मोनार्क तितली को IUCN ने किस लिस्ट में रखा है?
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस लिस्ट में रखा है? तो वो रखा है रेड लिस्ट में। मतलब कि ये विलुप्त के कगार पे हैं, इसको इसलिए रेड लिस्ट में रखा गया। क्या है मोनार्क तितली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है वो पाई जाती है आपका अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, भारत में भी एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कुछ आबादियाँ पाई जाती हैं। यह क्या हो रहा है कि ये इनकी खासियत क्या है कि ये जो है अमेरिकी प्रवास के दौरान इन्हें माना जाता था कि ये लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती थी, ये इनकी खासियत थी। लेकिन देखा गया है पिछले दशक में इनमें जो है वो 23 से लेके 72% तक गिरावट आई है। दोस्तों ये गिरावट क्यों आई है इसके बारे में देखते हैं कि पिछले एक दशक में इनकी संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। और ये विलुप्त क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये एक विशेष पौधे, उसका नाम है द मिल्कवीड। ये इसी एक विशेष पौधा होता है द मिल्कवीड, इस विशेष पौधे पर ही ये प्रजनन करती हैं। और क्या हो रहा है कि किसानों के द्वारा द मिल्कवीड की कटाई से इनकी संख्या में कमी आ रही है। कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग हो रहा है, उसके द्वारा भी इनकी भी संख्या में कमी आता है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट के बारे में इसके। देखिए ये है, यह अमेरिकी प्रवास के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। पिछले दशक महाद्वीप में इनकी आबादी में 23 से 72% की गिरावट दर्ज की गई है। विलुप्त हो क्यों रही हैं? क्योंकि यह केवल एक विशेष पौधे मिल्कवीड में प्रजनन करते हैं। किसानों के द्वारा मिल्कवीड की कटाई से इनकी संख्या में कमी आ रही है। कीटनाशक दवाओं वगैरह का भी प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी संख्या में कमी आ रही है। तो इसको IUCN ने रेड लिस्ट में रखा है। कौन सी तितली है? आपको नाम याद रखना है, मोनार्क तितली को रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? बताइएगा, अमेरिका में है, जापान में है, उत्तर कोरिया में है या कनाडा में है? अगर इस ज्वालामुखी की बात करें तो ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अधिकतर इस ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट देखे जाते रहते हैं। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यह जो है जापान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जापान की इसको सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक ज्वालामुखी में गिना जाता है। आपको कल कमेंट करके बताना है, ज्वालामुखी से संबंधित एक प्रश्न है कि लावा आपने नाम सुना होगा और एक नाम सुना होगा मैग्मा, ये क्या होता है? लावा किसे कहते हैं और मैग्मा किसे कहते हैं? भारतीय ज्वालामुखी की बात करें तो भारतीय ज्वालामुखी में एक बैरन द्वीप है जो कि अंडमान द्वीप समूह में पड़ता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, ये भी अंडमान द्वीप समूह पे। बारातंगा, ये भी अंडमान द्वीप समूह पे। डेक्कन जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ढीनोगर गुजरात में और ढोसी हरियाणा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका जवाब कल कमेंट में देना है कि लावा और मैग्मा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, इसका ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है CPEC का, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत किस बंदरगाह को जोड़ा जा रहा है? हम पहले आपको बता दें, CPEC के तहत जो है चीन और पाकिस्तान मिलकर 3000 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। बन कहाँ रहा है? तो ये बन रहा है पाकिस्तान में। तो चीन क्यों बना रहा है? क्योंकि चीन को क्या करना है इसके माध्यम से। पहले इसका जवाब जान लेते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है ग्वादर बंदरगाह। जी हाँ, इसका ये सही जवाब है ग्वादर बंदरगाह। तो इस ग्वादर बंदरगाह के बन जाने से चीन को व्यापार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी हाँ, जो पश्चिमी देश हैं उस तरफ में या खाड़ी के देशों की तरफ व्यापार करने में इसको मदद मिलेगी। और चीन इस बंदरगाह इस रोड बनाने के तहत पाकिस्तान में
क्या होगा, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, जैसे रेलवे को देगा, उद्योग को, और ऊर्जा के क्षेत्र में पाकिस्तान में काम करेगा। यह पाकिस्तान और चीन की एक द्विपक्षीय योजना है। अगर हम सीपीईसी की बात करें दोस्तों, तो यह BRI, जी हाँ, BRI के तहत एक प्रोजेक्ट है। BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है क्या, सीपीईसी। 2013 में BRI को शुरू किया गया। शुरू करने का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो पूरे विश्व की जो समुद्री मार्ग हैं उनको मतलब पृथ्वी से जोड़ना। बेसिकली क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, ये सारे जो हैं, अफ्रीका, यूरोप, इनको समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जोड़ना है। मतलब सारे देश एक दूसरे से समुद्री मार्ग के नेटवर्क से जुड़े रहें, जिसकी वजह से क्या हो सके, आयात निर्यात हो सके। बेसिकली इस तहत BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया। इसी के तहत चाइना क्या कर रहा है, ये सीपीईसी गलियारा का निर्माण कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भारत सीपीईसी का विरोध करता आता है। क्यों करता आता है, आइए इसके कुछ फैक्ट देखते। देखिए यहाँ पे देखिए 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग इसके तहत बनना है। पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, लेकिन अब वो इसमें किसी और को लाने की सोच रहा है, जिसका उद्देश्य है पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जैसे रेल, पाइपलाइन नेटवर्क, ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा। सीपीईसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, यानी कि BRI का एक हिस्सा है। 2013 में शुरू किए गए BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्ग से जोड़ना। देखिए क्या बेसिकली BRI का जो पर्पस है वो संपूर्ण विश्व को समुद्री मार्ग से जोड़ना है, जिसके तहत क्या कर रहा है कि पाकिस्तान सीपीईसी का निर्माण कर रहा है। आइए देखते हैं कुछ और फैक्ट। देखिए भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। भारत इसका विरोध ये कर रहा है कि जो सीपीईसी के जो 3000 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग बन रही है वह पीओके से होकर गुजरती है, और पीओके जो है वह अभी एक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए भारत लगातार सीपीईसी का विरोध करता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि सीपीईसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत किस बंदरगाह को जोड़ा जाएगा, तो वो है ग्वादर बंदरगाह को जोड़ा जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय तिरंगा फहराया जा सकता है। जी हाँ, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, कभी भी नहीं। तो भारतीय कभी भी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दिन और रात दोनों में। जी हाँ, क्या हुआ कि जो पहले जो नियम था उसके तहत भारतीय तिरंगा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तक फहराया जाता था। लेकिन इसमें 20 जुलाई 2022 को एक परिवर्तन किया गया, जिसमें लाया गया भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता 2022 लाया गया। इस परिवर्तन के बाद क्या होगा कि दिन और रात कभी भी तिरंगे को फहराया जा सकता है। अगर दोस्तों बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान, नाम याद रखिएगा कौन सा अभियान है, तो उसका नाम है हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान, जो कि कब मनाया जाएगा, जो कि मनाया जाएगा 13 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इससे मदद मिलेगी भारतीय ध्वज संहिता के तहत, क्योंकि अब तिरंगा जो है कभी भी फहराया जा सकता है। लेकिन पहले क्या था कि पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अल्बानिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? द्रौपदी मुर्मू की बात किया जाए तो यह कहाँ की राष्ट्रपति बनी है अभी हाल ही में? भारत की राष्ट्रपति बनी है। दिनेश गुणवर्धने की बात किया जाए तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? श्रीलंका के। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बने हैं। और बलराज बेगाज की बात की जाए तो ये बने हैं अल्बानिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सही है। बलराज बेगाज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय अभिनेता को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? गोल्डन वीजा तो ये अब मिला है अक्षय कुमार को, रजनीकांत को, प्रभास को, कमल हसन को। आपको बताना है किसको मिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कमल हसन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गोल्डन वीज़ा होता क्या है? इसे यूएई ने शुरू किया था क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से आकर के रह सकें, उनके लिए बेसिकली ये शुरू किया गया था कि वो आकर के काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। ये कमल हसन को मिला गया है और ये जो है दीर्घकालीन निवास वीज़ा प्रणाली है एक तरीके से। उसमें क्या है? दीर्घकालीन निवास वीज़ा प्रणाली है जिसकी अवधि लगभग 5 से 10 साल तक होती है। इससे पहले बात किया जाए तो इससे पहले यह अवार्ड शाहरुख खान को भी मिल चुका है। शाहरुख खान को भी गोल्डन वीज़ा अवार्ड मिल चुका हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।